हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तौहीद फिजिक्स क्लासेस पे। तो आज हम DPP 2 का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। जैसा कि हम कल DPP फर्स्ट का सॉल्यूशन लेके आए थे, और जितना भी आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा सबका सॉल्यूशन हम करवाते जाएंगे। एक दिन आपको टाइम दिया जाएगा खुद से करने का, और दूसरा दिन हम उसका सॉल्यूशन लेकर के आ जाएंगे। तो कल हम जब टेलीग्राम चैनल पे DPP सेकंड डाले थे, कल थोड़ा सा डिले भी हो गया था उसको अपलोड करने में, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया था। लेकिन हम लोग 9 बजे तक के अपलोड कर दिए थे, तो अभी आपके पास टाइम था, है ना। जो बहुत सारे बच्चे आप बना करके भी भेजे हैं, बहुत अच्छा लगा कि वो इतना, कहने का मतलब है कि जो भी बोला जा रहा है उसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बात मान रहे हैं, मन लगा करके पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो अब तक के ये सोच बैठा करके कि हम ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हैं, अपने मन में कहा जाए ऐसा, तो अपने माइंड में ये चीज़ सेट करके हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ ही नहीं सकते हैं, है ना। हम ऑनलाइन पढ़ने के लिए बने ही नहीं हैं, हम तो ऑफलाइन पढ़ने के लिए बने हैं, ऐसा विचार रख रहे हैं। तो ऐसे बच्चों से हम कहना चाहेंगे, खास करके ऐसे बच्चों से जो ऑनलाइन ऑफलाइन का विचार रख के कि हम पढ़ेंगे तो ऑफलाइन ही पढ़ेंगे, ऑनलाइन नहीं पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन हम तो ऑफलाइन ही पढ़ेंगे। ऐसे विचार रखने वाले बच्चों से हमारा ये कहना है, कुछ बच्चे हैं जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी दे रहे हैं, ऑनलाइन जो भी आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको सोल्व करके भेज रहे हैं। कुछ ही बच्चे हैं, मतलब 10 बच्चे ऐसे होंगे जो, मतलब 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सोल्व करके क्वेश्चन को भेज देते हैं। जब भी कुछ भी हम अपडेट करते हैं तो वो 10 ऐसे स्टूडेंट जो रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन बाकी जो बच्चे हैं वो पता नहीं, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो देखते नहीं हैं, कुछ ऐसे बच्चे जो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि जिद बैठा लिए कि हमको ऑफलाइन ही पढ़ना, ऑनलाइन नहीं पढ़ना, अपने माइंड में ऐसा सेट करके कि हम ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हैं। तो वैसे बच्चों के लिए हमको ये बताना था कि देखो बाबू, कि हर एक इंसान के अंदर एक रेजिस्टिव टेंडेंसी होता है, ठीक है। हम इस पर चर्चा करते हैं अभी कि ये होता क्या है, रेजिस्टिव टेंडेंसी। इसका सीधा सीधा मतलब होता है, हिंदी में अगर इसको कहें तो प्रतिरोधक प्रवृत्ति। ये हर एक ह्यूमन बॉडी में होता है, हमारे में भी है, आप में भी है, सब में होता है ये रेजिस्टिव टेंडेंसी। इसका देखो सीधा सीधा अर्थ ये है, अगर देहाती भाषा में समझा जाए तो इसका सीधा सीधा ये अर्थ है कि हमारा जो बॉडी सिस्टम है, हमारा जो ह्यूमन बॉडी सिस्टम है, वो जिस जगह पे एडजस्ट है ना, वो उसी जगह पे रहना चाहता है। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन पढ़ रहा है तो वो चाहता है कि हम, जैसे ऑफलाइन में वो अपने आप को सेट कर लिया कि हमको 7 बजे जाना है कोचिंग और 10 बजे वापस आ जाना है, यानी 7 से 10 हमको पढ़ना है। तो वो अपने आप को सेट कर लिया इस तरह से कि हमको जैसे भी करके सुबह 7 बजे जाना है और 10 बजे वापस आ जाना है। अगर उसी बच्चे को अगर किसी दिन बोल दो कि बाबू तुम 10 बजे आना और तुमको 12 बजे हम छुट्टी दे देंगे, है ना, तो वो बच्चा नहीं आएगा, बोलेगा नहीं सर 10 बजे हम नहीं आ पाएंगे। हालांकि वो कुछ नहीं, उसके पास कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी वो 10 बजे नहीं आएगा, है ना, क्योंकि वो अपने आप को किस तरह से सेट करके 7 से 10। तो अब उसको जब हम 10 बजे बुलाएंगे तो उसके अंदर जो रेजिस्टिव टेंडेंसी, जो रुकावट डालने वाला है ना बॉडी के अंदर, जो होता है, जो नेगेटिव, ये नेगेटिव पार्ट होता है, नेगेटिव हार्मोन्स जो होता है ना, वो उसको बार बार ये उसके माइंड में सेट करवा रहा, क्या 10 बजे जाएगा, 10 बजे तो तुम्हारा ये काम है, वो काम है ना, 10 बजे वहां जाना, 10 बजे तुमको खेलना है। तो हर बार उसके माइंड में ये चीज आते रहेगा, और उसके बाद एक ऐसा टाइम भी आएगा जो नेगेटिव चीज़ों में उसका माइंड उसको उलझा देगा, वो नेगेटिव चीज़ में फंस जाता है और फिर वो करना नहीं चाहता है। तो ठीक ऐसा अभी हो रहा है कि कई सारे बच्चे जो ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा कि वो आकर के उसको मन में एक बार आता होगा कि अच्छा ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे, मेरे पास तो फ़ोन नहीं है, या मेरे पास फ़ोन है तो मेरा तो नेट सही से नहीं चलता है, या मेरा नेट अगर सही भी चल रहा होगा तो ऑनलाइन तो हमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सोनू बोला था कि ऑनलाइन हमको समझ में आता नहीं है ना। हो सकता है सोनू उसका दोस्त हो, तो इस तरह से हो सकता है कि सोनू तो बोल रहा था कि ऑनलाइन समझ में नहीं आता है, तो हमको कहाँ से समझ में आएगा। तो ये उसके मन में अपने से वो थिंकिंग कर रहा है ना, अपने से विचार लेके आया कि उसको समझ में नहीं आ रहा ऑनलाइन, तो हमको भी समझ में नहीं आएगा, और हमको नहीं समझ में आएगा तो हम पढ़ेंगे नहीं, है ना। और ये सोच करके वो आज के बाद से पढ़ना बंद कर दिया। लेकिन जो बच्चे अपने आप को जैसा भी सिचुएशन है उसमें ढालने की प्रवृत्ति रखता है, चाहे कुछ भी हो जाए, सिचुएशन कैसा भी रहे, सिचुएशन के साथ वो माहौल में ढल जाता है ना, तो वो बच्चा हमेशा आगे बढ़ता है।
और जो बच्चा सिचुएशन के साथ अपने आप को नहीं बदलता है ना, वो बच्चा हमेशा पीछे रह जाता है। आपको हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि मान लो कि दो पर्सन है, एक है ए और दूसरा है बी, ठीक है, ए और बी। ए भी एक ऑफिस में काम करता है और बी भी एक ऑफिस में काम करता है, ठीक है। इस तरह से समझो, ए भी अपना कार से ही ऑफिस जाता है और बी भी अपने कार से ही ऑफिस जाता है। डेली का इसका रूटीन है कि हमको कार से ऑफिस जाना है, ठीक है। इस तरह से समझ लो थोड़ा से, है ना, कि इसके पास भी कार है, इसके पास भी कार है, दोनों कार से ही ऑफिस जाते हैं। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि ए का कार जो है वो खराब हो गया। कार क्या हुआ? ए का खराब हो गया, ठीक है। अब ए का जैसी कार खराब हुआ ना, घर जैसे वो स्टार्ट किया, कार घर से बाहर निकला, कार स्टार्ट किया, कार खराब है, कार चल ही नहीं रहा। अब उसको ऑफिस जाना है। अब उसके मन में आ रहा कि कार तो खराब हो गई, अब ऑफिस कैसे जाए, है ना, ऑटो से तो जाएंगे नहीं। ए वाला बंदा सोच रहा ऑटो से तो जाएंगे नहीं, मेरा क्या इज्जत रहेगा ना, हम कंपनी का मालिक हैं, हम ऑटो से जाएंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। या फिर हम कंपनी में एक अच्छे पोस्ट पे काम करते हैं, हम ऑटो से जाएंगे, कभी ऐसा नहीं हो सकता है ना। क्या कहेगा, ऑटो में तो गरीब आदमी बैठता है, उसके साथ में हम बैठेंगे, अदरवाइज जो भी उसके मन में चल रहा होगा थिंकिंग। और वो ऐसा थिंकिंग में, यानी हर बार उसके मन में नेगेटिव थिंकिंग आया और ए क्या किया कि घर से बाहर ही नहीं निकला, है ना, वो ऑफिस नहीं गया। एक दिन अपना काम छुट्टी मार लिया, घर से बाहर नहीं निकला, जहां था वहीं रह गया। लेकिन बी वाले पर्सन के साथ क्या हुआ कि बी जो है, जैसे उसका कार खराब हुआ, बी के साथ भी एक दिन ऐसा ही हुआ कि बी भी घर से बाहर निकला और इसका कार खराब हो गया। तो जैसे इसका कार खराब हो गया ना, तो इसके मन में आया कि हमको ऑफिस तो जाना है ना, मेरा जो मेन काम है वो कहाँ है? ऑफिस में, हमको ऑफिस जाना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज कार खराब हो गया तो क्या हुआ, मेरे पास साइकिल है, हम साइकिल से ही चल जाएंगे। तो बी वाला जो पर्सन वो साइकिल से भी जाने के लिए तैयार है, ठीक है, क्योंकि उसके मन में ये है कि हम कार से जाएं चाहे साइकिल से जाएं, हमको कहां जाना? ऑफिस जाना। उसका जो मेन मोटिव है, ये जो बी है पर्सन, इसका मेन मोटिव क्या है कि हमको ऑफिस जाना है और अपना काम संभालना है। हम कैसे जाते हैं ये नहीं मायने रखता है कि हम किस तरह से जा रहे हैं, मायने ये रखता है कि हम ऑफिस पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, ठीक है। क्योंकि उसको काम ऑफिस में करना, कार में थोड़ी नहीं काम करना है यार, या साइकिल में थोड़ी नहीं काम करना है बैठ करके, उसको काम कहां करना? ऑफिस में करना है। उसको जा करके अपना काम ऑफिस में करना है, चाहे वो कार से जाए चाहे साइकिल से जाए, उसको तो जाना है। तो बी क्या किया है ना, बी जो है पर्सन, वो अपने आप को सिचुएशन में ढालना शुरू कर दिया। जैसा भी सिचुएशन आया साइकिल से जाएंगे, क्योंकि उसके मन में है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज साइकिल से जा रहे हैं, मेरे पास तो कार है, ये कल फिर से हम कार से चले जाएंगे। लेकिन ए के साथ ऐसा नहीं है। ए के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस वाला आदमी है ना, कि नहीं हम जाएंगे तो कारे से जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो ऐसे इंसान जो है ना, वो हमेशा क्या होता है ना, पीछे रह जाता है। क्योंकि अगर हम ये सोच ले कि हमारा जो मेन मकसद है, ठीक इसी तरह से हम ये सोच ले कि मेरा मेन मकसद क्या? पढ़ना है। मेरा मेन मकसद क्या? पढ़ना है। चाहे हम ऑनलाइन पढ़े चाहे ऑफलाइन पढ़े, ये थोड़ी ना मायने रखता है कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कि ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। अरे हाँ, दिक्कत आएगी, ये कार से हमेशा चलता होगा तो इसको साइकिल चलाने में दिक्कत आ रहा होगा, लेकिन दिक्कत आएगा जब हम अपने आप को दूसरे सिचुएशन में डालते हैं, तो थोड़ा सा तो परेशानी आएगा ही आएगा। लेकिन वो परेशानी को हमको आगे, परेशानी से आगे बढ़ना और अपना मेन मकसद पे जाना है ना, अपना मेन एम पे जाना है, अपना लक्ष्य को प्राप्त करना। तो अभी मेरे जो भी बच्चे सुन रहे हैं इस वीडियो को, है ना, तो अभी आपका मेन लक्ष्य पढ़ना है। चाहे आप ऑनलाइन पढ़िए चाहे ऑफलाइन पढ़िए, ये मायने नहीं रखता, आपका मेन लक्ष्य पढ़ना है, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी क्लासेस नहीं खुल रही है, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है ना, आज से बिहार में लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। तो अभी आपका मेन मकसद क्या है यार? पढ़ना है। चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो, कुछ दिन के बाद जब सिचुएशन सही हो जाएगा तो हो सकता है ऑनलाइन ऑफलाइन भी क्लासेस चलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं हुआ या बहुत लेट से हुआ, तो अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे ना, तो आप पीछे रह जाओगे, बहुत पीछे रह जाओगे, ठीक। ए की तरह आप घर पे बैठे रह जाओगे और बी क्या होगा? अपना ऑफिस में काम संभाल करके आगे निकल जाएगा। तो आपका मेन मकसद होना चाहिए कि हमको पढ़ना है। ये माध्यम से कोई मतलब नहीं कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। थोड़ा बहुत तो परेशानी होगा, थोड़ा बहुत जैसे इसको परेशानी हो रहा होगा साइकिल से कार में आने में या कार से साइकिल से आने में, तो उसी तरह से आपको भी थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। हर बार अपने आप को पॉजिटिव दीजिए कि हमको पढ़ना है और हम अच्छा कर सकते हैं, हम यहाँ पर भी अच्छा कर सकते हैं, ऑनलाइन भी हम अच्छा कर सकते हैं। और कहीं पर अगर दिक्कत है तो आप क्वेश्चन पूछिए, फिर आकर के आपके पास सब कुछ सुविधा होगा, है ना, तो आप आकर के अपना क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और जो भी बच्चे अभी तक के ये सोच करके बैठे हैं कि हम ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसको अब उसका कुछ ना कुछ तो रिलेट मिला होगा कि हाँ हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। माध्यम मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। ये सब एक बहाना है सिर्फ कि हम ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, या ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हैं, ये सब बहाना है, ठीक है। नहीं पढ़ने वाले के लिए तो बहुत सारा बहाना हो सकता है। बाकी आप
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का जो डीपीपी सेकंड है उसका सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप चाह लीजिएगा ना तो कुछ भी कर सकते हैं ना, पत्थर से भी पानी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ चाहना है। ठीक है, चलिए तो डीपीपी 2 का सॉल्यूशन देखेंगे आज। कई सारे बच्चे ने सॉल्यूशन करके भेजा भी है, हम उसका जवाब तो अभी तक के नहीं भेजे हैं, है ना, लेकिन हम देख लेंगे सॉल्यूशन करवाने के बाद, हम फिर से देख लेंगे। चलिए तो डीपीपी सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे बच्चे बना के आंसर भेजे हैं, और जो बच्चे आंसर नहीं बना के दिए हैं वो भी देख लीजिए, और जो बना करके भी भेजे एक बार अपना कंफर्म कर लीजिएगा। अदरवाइज हम आपको व्हाट्सएप पे जो भेजे हैं हम उसको कंफर्म करके बता देंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, सी धारिता वाले संधारित्र को Q आवेश देने पर उस पर संचित ऊर्जा U है। यदि आवेश बढ़ाकर 2Q कर दी जाए तो संचित ऊर्जा का मान क्या होगा। बोल रहा क्वेश्चन में कि एक संधारित्र है जिसकी धारिता हम लोग को पता है, संधारित्र की धारिता कितना है, C है ना। एक संधारित्र जिसकी धारिता C है और उसको हम पहले Q आवेश देते हैं। पहले कितना आवेश देते हैं, Q आवेश। बाद में अच्छा, जब हम Q आवेश देते हैं तो उसके पास ऊर्जा कितना आता है, U। बाद में हम आवेश का वैल्यू को दुगना कर देते हैं तो हमसे पूछा गया कि उसका एनर्जी कितना बढ़ जाएगा। तो आवेश और धारिता के बीच में हमको एनर्जी का रिलेशन चाहिए। तो हमने कल एनर्जी बराबर फॉर्मूला पढ़ा है हाफ CV²। एक फार्मूला हम लोग ये पढ़े थे हाफ CV²। जो बच्चे पढ़े हैं उसको समझ में आ रहा होगा, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर में वाला वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। तो U बराबर हाफ CV²। अच्छा, एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे U बराबर Q²/2V। ठीक है, ये वाला फार्मूला पढ़े थे, लेकिन देख रहे हैं कि दोनों फार्मूला में हम लोगों को क्या चाहिए, V चाहिए, और हमारे पास V तो है नहीं। तो हम क्यों ना एक ऐसा फार्मूला बनाए जिसमें V ना रहे, सिर्फ Q और C रहे। ठीक है, बना सकते हैं। एक फार्मूला ये भी पढ़े थे। तो हम लोग को ऐसा फार्मूला बनाना है जिसमें क्या आना चाहिए, केवल Q आना चाहिए, केवल C आना चाहिए। हम चाहेंगे तो यहाँ से QC से V भी निकाल सकते हैं, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, हम फार्मूला बना सकते हैं। तो देखो V को हमको हटाना है, तो चूंकि V बराबर क्या हो जाएगा, C/Q हो जाएगा, है ना। चूंकि C बराबर फार्मूला हमने पढ़ा है Q/V। C बराबर क्या फार्मूला पढ़े हैं, Q/V। तो हम लोग को V निकालना है ना, तो V को इधर भेज देंगे तो V आ जाएगा इधर। तो पहले से यहाँ पे Q है, नीचे क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। अब हम इस फार्मूला में या इस फार्मूला में किसी में भी V का वैल्यू पुट करके Q और C वाला एनर्जी का फार्मूला बना सकते हैं। तो एनर्जी का फार्मूला देखो हो जाएगा, एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाएगा, जैसे हम इस फार्मूला से चले तो U = 1/2 C के जगह पे तो हम C ही रहने देंगे क्योंकि C की आवश्यकता है हमको। हम लोग को किसको हटाना है, V को, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहीं पे V नहीं है। तो V बराबर क्या है, Q/C। V बराबर क्या है, Q/C। स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो स्क्वायर कर देते हैं। चलिए तो हम लोग कहाँ पे थे, एक कॉल आ गया था। चलिए तो हम लोग देख रहे थे, एनर्जी का फॉर्मूला बना रहे थे ना। U बराबर क्या होता है, हाफ CV²। तो V बराबर हमने क्या देखा, Q/C। तो Q/C का स्क्वायर हो गया। अब आगे देखते हैं, U = 1/2 C। अब देख रहे हैं Q को जब हम देखेंगे तो Q² हो जाएगा, और C का जब हम स्क्वायर करेंगे तो C² हो जाएगा। एक C से एक C कैंसिल, तो U बराबर ऊपर में बचा Q² और नीचे क्या बचा, 2C। अच्छा सॉरी 2C था ना जी, ये फार्मूला ऑलरेडी कल पढ़ाए थे, है ना। U बराबर Q²/2C। चलिए तो हमारे पास फार्मूला आ गया U बराबर Q²/2C। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। C धारिता वाले संधारित्र को Q आवेश देने पर संचित ऊर्जा कितना है, U है। तो पहला एक इक्वेशन बना U बराबर Q²/2C। आवेश कितना दिए, Q, धारिता कितना है, C, एनर्जी कितना बना, U। एक समीकरण तैयार हो गया। अब आगे कह रहा है कि यदि हम आवेश को दुगना कर दें, तो ऐसे देखने में लग रहा है कि ये एनर्जी किस पर डिपेंड कर रहा है, आवेश का स्क्वायर पे। तो अगर हम आवेश को दुगना करेंगे तो इसका स्क्वायर में बढ़ जाएगा, यानी 4 गुना एनर्जी हो जाएगा।
तो यू डैश निकालते हैं, फिर भी देख लेते हैं क्यू का मान क्या कर दें, 2q कर दें, तो 2q का स्क्वायर हो जाएगा बटा 2c जैसे है वैसे ही रहेगा। तो यू डैश बराबर 2q का स्क्वायर करेंगे तो 4q स्क्वायर बाई 2c, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या है, यू डैश बराबर यू डैश और सेकंड में सॉरी फर्स्ट क्या है यू है ना, और सेकंड क्या है यू डैश है। यू का वैल्यू कितना है 2q, यू का वैल्यू कितना है q स्क्वायर बाई 2c, यू का वैल्यू है q स्क्वायर बाई 2c और यू डैश का वैल्यू कितना है 4q स्क्वायर बाई 2c, 4q स्क्वायर बाई 2c। देखो 2c से 2c कैंसिल, q स्क्वायर से q स्क्वायर कैंसिल, तो बच गया क्या u बाई यू डैश इज इक्वल टू 1/4। हम लोगों को u डैश निकालना है। u डैश का मतलब कि जब हम आवेश को दुगना कर देंगे तब एनर्जी क्या होगा, तो जब हम दुगना कर देंगे तो एनर्जी हमने कितना मान रखा है u डैश, तो u डैश का वैल्यू हमसे पूछा गया है, इसलिए u डैश बराबर 4 इधर गुना हो जाएगा तो 4u हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 4u। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसको बैकग्राउंड चेंज करके ऑन कर लीजिए। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, फार्मूला ड्राइव किया था, ऑलरेडी गलती से ये फार्मूला 2 भी लिखा गया था, फार्मूला पहले से हम लोग का पढ़ा हुआ है ना। तो q स्क्वायर बाई 2c और उस फार्मूला पे हमने एक इक्वेशन जो पहले से दिया हुआ रहेगा डेटा, उससे एक समीकरण तैयार करेंगे और बाद में बढ़ाना है घटाना है या जो भी कुछ करें उससे हम दूसरा डेटा तैयार करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे और जो नया डेटा जरूरत पड़ेगा उसको निकाल लेंगे। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैमरा में दिख रहा है? चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड तो बहुत ईजी है। एक चालक की धारिता 40 माइक्रोफैराड है, 4000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, चालक के विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा। भी और सी में रिलेशन चाहिए है ना, तो हाफ सी भी स्क्वायर, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ सी भी स्क्वायर। सेकंड नंबर का सॉल्यूशन देख रहे हैं, U बराबर हाफ सी, सी कितना दिया हुआ है 40 माइक्रोफैराड, 40 माइक्रो को हटाएंगे कितना से गुना करेंगे 10 पे पावर माइनस 6 से गुना करेंगे। भी का वैल्यू कितना है 4000 वोल्ट है ना, भी का स्क्वायर दिया हुआ है 4000 गुने 4000। चलिए बहुत अच्छा, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 से, 40 का आधा हो जाएगा 20, 20 गुने 10 पे पावर माइनस 6 गुने 4 को 4 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 16। अब जीरो को काउंट कर लेते हैं, ये वाला नहीं दिख रहा, बड़ा समस्या है यार। चलो तो देखो 2 से हम इसको देखें डिवाइड किए तो 20 आ गया, 20 गुने 10 पे पावर माइनस 6 जैसे है माइनस 6 हो गया गुने, अब हम यहाँ से 4 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और उसके बाद जीरो को काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 तो गुने 10 पे पावर 6 है ना, प्लस 6 से माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा, 16 दूना 32, 320, U का वैल्यू आ जाएगा 320 जूल। सब कुछ सही है ना। 40 माइक्रोफैराड 40 माइक्रोफैराड 40 गुने 10 पावर माइनस 6 गुने भी स्क्वायर, भी का वैल्यू 4000 भी स्क्वायर था 4000 गुने 4000 कर दिए 6 सही है 320 जूल। एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं, 320 जूल 20 सही है, बहुत अच्छा 320 जूल आंसर आएगा। चलिए कभी कभी हो जाता है डेटा इधर उधर। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या करा, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक खोखले गोले को 4 माइक्रोकुलॉम का आवेश दिया। तब गोला वाला क्वेश्चन आ गया, कह रहा कि एक गोला है जिसको हम कितना आवेश दिए 4 माइक्रोकुलॉम। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहां से दिख जाता, एक गोला ले लिए, गोला की त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर और इसको आवेश दिए हैं 4 माइक्रोकुलॉम, तो बोला गया कितना एनर्जी स्टोर करेगा ना। Q का वैल्यू दिया हुआ है 4 माइक्रोकुलॉम यानी 4 × 10⁻⁻6 कूलॉम। बहुत अच्छा, R का वैल्यू कितना है 9 सेंटीमीटर है ना, तो 9 गुने 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। एनर्जी पूछा है, तो एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है
हाफ सी भी स्क्वायर या फिर क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो सबसे पहले तो देख रहे हैं कि यहाँ पे q दिया हुआ है बट c पता नहीं है, तो हम c निकाल लेंगे। तो c बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। 4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, r का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर -2। 9 से 9 कैंसिल, 9 ऊपर जाएगा तो -9 और -2 -11 हो जाएगा। तो c का वैल्यू कितना आ गया 10 पे पावर -11 फैराड। ये c निकल गया है ना। अब c जब निकल गया तो हम लोग u निकाल लेंगे। u बराबर फॉर्मूला क्या होता है क्यू स्क्वायर बाई 2c। q का वैल्यू 4 गुने 10 पे पावर -6, स्क्वायर में है ना तो 2 बार लिख देंगे इस चीज़ को, और बटा 2। c का वैल्यू कितना आया 10 पे पावर -11, 2 दूना 4, 4 दूना 8 गुने -11 जाएगा तो ऊपर +11 और 6 और 6 कितना होता है 12, तो -12 और +11 तो -1 हो जाएगा, यानी 0.8 जूल। और ये वाला क्वेश्चन जो है ना बिहार बोर्ड में 2-3 बार पूछा गया। 2015 में भी पूछा गया था, उससे पहले भी पूछा गया था, उससे पहले भी 2015 के बाद भी शायद पूछा गया है 0.8 जूल। ये आंसर आपका, तो ये बिहार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार बोर्ड वाले बच्चे एकदम खुश हो रहे होंगे है ना कि हम तो बोर्ड के लिए बने ही हैं। चलिए बहुत अच्छा। अब 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। पहले इसको आप लिख लो अच्छे से। देखो ये सब क्वेश्चन को अभी से अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो आगे अगर डिफेंस लाइन में एयरफोर्स, नेवी, SSR, NDA वगैरह का अपने सोच बना के रखे हो तो बहुत काम आने वाला है। इसलिए कह रहे हैं कि अभी आपके पास ये जो मौका मिला है ना, इस मौका का फ़ायदा उठाइए। घर पे रह करके खूब मेहनत कीजिए और बाहर निकलना भी नहीं है। तो और आज से लॉकडाउन हो गया बिहार में है ना, तो घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकले, बिना वजह का बाहर तो निकलो ही मत। चलिए तो n समान, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, n समान छोटी बूंद मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं। यदि प्रत्येक बूंद की ऊर्जा U है तो बड़ी बूंद की ऊर्जा बताइए। कह रहा है कि मेरे पास छोटा छोटा n बूंद है, n कुछ भी हो सकता है, 10 है, 50 है, 100 है, तो छोटा छोटा n बूंद है। और बोला गया है कि सबको मिला करके हम क्या करते हैं, एक बड़ा बूंद तैयार करते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि अगर ये जो छोटका वाला जो बूंद है ना, ये छोटा वाला बूंद का एनर्जी U है तो बड़ा वाला बूंद का एनर्जी क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो देखो हमने एनर्जी का जो फार्मूला पढ़ा है, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर, या फिर हमने फार्मूला पढ़ा क्यू स्क्वायर बाई 2c। ठीक है, ये दोनों फार्मूला दोनों से बन जाएगा। हम यहाँ पर इससे लेकर के बनाएंगे, इससे बनाएंगे तो विभव भी फाइंड करना पड़ेगा, और आवेश से थोड़ा सा आसान हो जाता है आवेश को जोड़ना घटाना। तो सबसे पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा, अगर हम इस फॉर्मूला से लेकर के एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग को पहले C चाहिए और क्या चाहिए, Q चाहिए। दोनों चीज़ रहेगा तब तो मिलेगा। तो पहले हम छोटा बूंद की बात करते हैं ना, छोटा बूंद पे चर्चा करते हैं। इसको पूरा हटाना, ऊपर वाला पूरा क्वेश्चन हटाना। साइड से या तो चलिए तो हम सबसे पहले छोटे बूंद से चर्चा करते हैं। तो माना कि छोटे बूंद की आवेश, प्रत्येक छोटे बूंद पर आवेश Q एवं इसकी धारिता C है। ठीक है, तो हमने क्या माना कि छोटा बूंद जो है ना, ये जो छोटा बूंद है, ये छोटा बूंद पर आवेश कितना है, Q। सब पे Q है, इस पे क्योंकि सब समरूप है, इस पे भी Q, इस पे भी Q, इस पे भी Q, जितने सारे n बूंद है ना, तो सब पे आवेश कितना है, Q है, और सबकी धारिता कितना है, C है। तो छोटा बूंद की धारिता हमको पता है C, और बड़े बूंद की धारिता ज्ञात करनी है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन हम लोग किए थे ना 64 समरूप बूंद वाला में, कि अगर आपको बूंद की संख्या मालूम रहे और बड़े बूंद की धारिता ज्ञात करनी हो तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, C डैश बराबर n पे पावर 1/3 इंटू C, जहाँ C होता है छोटे बूंद की धारिता,
n है बूंद की संख्या और c डैश है बड़े बूंद की धारिता। तो हम ये फॉर्मूला लगा करके बड़ा बूंद की धारिता निकाल लेंगे। तो बड़े बूंद की धारिता कितना आ गया, n पे पावर 1/3 इंटू सी, ये मिल गया है बड़े बूंद की धारिता। ये बड़े बूंद की धारिता है ना। हम लोग 2 लेक्चर पहले कैपेसिटर वाला वीडियो में देखे थे इंट्रोडक्शन में। तो बड़े बूंद की हमको धारिता मिल गया, हम लोगों को बड़े बूंद की एनर्जी चाहिए। तो बड़े बूंद की एनर्जी निकालेंगे। तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो U बराबर U डैश इसको मान लेते हैं, U डैश क्योंकि इसका एनर्जी U ऑलरेडी दिया हुआ है। तो U डैश बराबर Q²। एक मिनट, पहले छोटे बूंद की एनर्जी लिख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। छोटे बूंद की ऊर्जा, इसका एक इक्वेशन तैयार कर लेते हैं, U बराबर Q²/2C। छोटा बूंद पे आवेश कितना माने हैं Q, धारिता कितना है C, तो U बराबर Q²/2C। एक इक्वेशन तैयार हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बड़े बूंद की निकालते हैं। बड़े बूंद की ऊर्जा, तो बड़े बूंद की ऊर्जा जब निकालेंगे तो यहाँ पे देखते हैं U डैश, इसको क्या मान लेते हैं, U डैश इज इक्वल टू Q²/2C। ये तो फार्मूला होता है, इसको हम Q डैश मान लेते हैं, Q डैश का स्क्वायर इंटू 2C डैश। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि जब हम इन बूंद को आपस में मिला करके बड़ा बूंद बनाए हैं तो बड़े बूंद पे आवेश कितना आया। तो देखो इस पे आवेश कितना था Q, इस पे भी Q, इस पे भी Q, इस पे भी Q, सब पे कितना है Q, और सबको हम जोड़ दिए। तो हम लोग को पता है कि अगर हम आवेश को जोड़ते हैं तो आवेश को जोड़ने का जो तरीका है वो बीजगणितीय विधि है। तो देख रहे हैं सब पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो Q Q Q n बार जोड़े, है ना। जैसे मान लो कि Q Q मेरे पास 10 आवेश रहे ना, 10 तरह का आवेश रहे Q Q, तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा 10 इंटू Q। अगर मेरे पास Q आवेश का 20 गोला रहे और हमसे पूछे कि टोटल कितना आवेश है, तो 20 गुने Q कर देंगे। तो वैसे ही हमारे पास Q आवेश का n गोला है, तो टोटल आवेश कितना हो गया NQ। तो टोटल आवेश हो जाएगा NQ, और इसका स्क्वायर है ना, Q डैश लिखा हुआ है, ठीक है, ये Q डैश है, 12 मत समझ लेना, NQ का स्क्वायर बटा 2C डैश। C डैश का वैल्यू देखो कितना है, n पे पावर 1/3 इंटू C, n पे पावर 1/3 इंटू C, है ना। चलो अब यहाँ देख लो, U डैश बराबर NQ, तो हो जाएगा n² Q²/2 n पे पावर 1/3 इंटू C। अब देखो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट से मैच करते हैं, तो देख रहे हैं Q², तो यहाँ भी देख रहे हैं Q² है, उसके बाद 2C, यहाँ देख रहे हैं 2, यहाँ C, तो Q²/2C के जगह पे हम U लिख सकते हैं। तो हो जाएगा क्या, U डैश बराबर ऊपर में बचा n² और Q²/2C के जगह पे हम क्या लिख लेंगे U, और नीचे क्या बचेगा n पे पावर 1/3। अब ये जब पावर ऊपर जाएगा 1/3 तो माइनस में हो जाएगा, अब 2 में से 1 - 3 जाएगा, यानी U डैश बराबर n पे पावर 2 - 1/3 इंटू U। अब 3 दूना 6 में से 1 जाएगा 5, यानी n पे पावर 5/3 इंटू U, ये U डैश का वैल्यू आया। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि नए यानी कि बड़े बूंद की जो ऊर्जा है वो ऐसे है ना। तो आपका स्टार्टअप देखो यहाँ से हुआ था, ये हम लोग स्टार्ट किए थे, तो फार्मूला लिखे थे, ये स्टार्ट किए हैं। इधर देखो स्पेस में दिखता नहीं है, चमकता है। पहला स्टेप, ये है आपका सेकंड स्टेप, ये है थर्ड, और ये है फोर्थ, और ये है फिफ्थ, है ना। तो इस तरह से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए, चारों क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। जो बच्चे अपने से बनाए हैं, 4 में से अगर उसका 2 भी सही है तो बहुत अच्छा है। कम से कम कोशिश करना है, बैठ के नहीं रहना कि हमसे नहीं बनेगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि आपसे बनेगा, 100% बनेगा। अगर आप अच्छे से वीडियो को देख लेते हैं, समझ लेते हैं लेक्चर वाला वीडियो को, तो क्वेश्चन एकदम बन जाएगा, एकदम ईजी है। जहाँ पर कुछ कभी कभी नया भी एक क्वेश्चन डालते हैं, जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया था तो आपके लिए नया है ना। तो खैर आपको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करते रहेगा तो आ जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।